हेलो एवरीवन। केम विज्ञान पे आपका स्वागत है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थर्मोडायनेमिक्स में जो सेकंड टॉपिक है ये हमारा है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब देखो जो स्टेट है, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट को हमेशा स्टेट वेरिएबल से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये जो पीवीटी है ये स्टेट वेरिएबल है। जैसे सपोज करो कि स्टेट ए से स्टेट बी तक जाना है तो स्टेट ए को हम P1 V1 और T1 से डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट बी को P2 V2 और T2 से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे इन्हें कहा फंक्शन, ये फंक्शन है, जैसे इंथैल्पी है फंक्शन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी फंक्शन है, एंट्रोपी फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारा कुछ, इंटरनल एनर्जी, ये सब फंक्शन है हमारे लिए। ठीक है, साथ में वर्क फंक्शन है, हीट ये भी फंक्शन है। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ जो फंक्शन है ये या वेरिएबल ये स्टेट पे डिपेंड करते हैं और कुछ पाथ पे। देखो, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में हम थोड़ा सा डिफरेंसेस समझ सकते हैं। जैसे अगर हमें इस ए से बी तक जाना हो, ए से बी तक जाना हो तो हमारे पास बहुत सारे पाथ हैं। जैसे पाथ नंबर 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4 एंड पाथ 5। सारे पाथ में अगर हम देखें तो हमें डिफरेंट तरीके का वर्क और हीट, या फिर सिंपली कह लो कि अगर हमें यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और धौला कुआं जाना हो, ठीक है, दिल्ली में एक जगह है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सीधे हम रिंग रोड पकड़ के आ सकते हैं, मेट्रो से आ सकते हैं, और घूम के रिंग रोड लाजपत नगर होते हुए आज़ादपुर होते हुए कई रूट से आ सकते हैं। जिन जिन रूटों से अगर हम आएंगे, ठीक है, तो उन सारे रूट से अगर हम जाते हैं तो हमें क्या होगा कि बेसिकली पैसे ज़्यादा और टाइम, ये दोनों को खर्चा करना पड़ सकता है। जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उस पर इजिली कम टाइम में हम पहुंच जाएंगे, जो लॉन्ग रूट होगा उसमें ज़्यादा टाइम और पैसे लगेंगे। सेम यहाँ भी है। बहुत सारे जो हमारे फंक्शन हैं ये केवल केवल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। जैसे ए और बी, हमें कहाँ से कहाँ जाना था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और धौला कुआं तक जाना था। तो आप यहाँ से चले और यहाँ पहुंचे कि नहीं, आप इस पे डिपेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें यहाँ से सपोज करो कोई बंडल ऑफ बुक चिट्ठियाँ पहुंचानी थी, तो यहाँ से हमने लिया, यहाँ पहुंचा दिया, काम हो गया। अब हम कैसे जा रहे हैं, चाहे पैदल जाएं, चाहे व्हीकल से जाएं, चाहे ओला चाहे उबर से, किसको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उसको जिसको चिट्ठियां चाहिए थी उसको चिट्ठियां मिल गई, यही ना। तो उसको तो ये डिपेंड नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कैसे आए। तो अगर ऐसे फंक्शन हैं जो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि ए से बी कैसे रीच किया गया, तो उनको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। लेकिन इसके अलावा जैसे हमारी शरीर है, तो हमारी शरीर अगर मान लो पैदल गई तो उसने ज़्यादा वर्क किया। अगर डीटीसी बस से गई तो थोड़ा धक्के मुक्के खा के गई। और अगर हमने ओला उबर किया तो बाकायदा एसी का आनंद लेते हुए पहुंचे। ठीक है, मेट्रो से भी गए तो भी। तो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी ने कितना वर्क किया नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेनली वर्क है वो वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्लास 11 12 में आपने पीवी डायग्राम पढ़ा होगा, और पीवी डायग्राम में एरिया अंडर कर्व हमेशा वर्क को डिनोट करता है। जैसे सपोज करो ए से बी जाना हो, इस ए से बी गए तो इस यहाँ पे एरिया अंडर कर्व कितना होगा। अगर हम दूसरा रूट लेते हैं, देखो जाना तो ए से बी ही है, ये ए है और ये बी है। अगर हम इस रूट से गए तो इस केस में अब एरिया अंडर कर्व देखो पहले वाले से कम हो गया। ठीक है, तीसरा रूट अगर लेते हैं, ए से बी जाते हैं इस तरीके से, अब एरिया अंडर कर्व पीवी डायग्राम में देखेंगे तो बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क है
वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस जो पाथ पे डिपेंड करते हैं उन्हें पाथ फंक्शन कहते हैं, और वो फंक्शन जो केवल स्टेट पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। एक थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जगह हमने ये देखा है जनरलाइजेशन, कि जो स्टेट फंक्शन है उन्हें कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे एस, बी, पी, टी, कुछ अगर ऐसे लिखा जा रहा है कैपिटल लेटर से, तो ये स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन को मोस्ट ऑफ द बुकें स्मॉल लेटर में लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन आप बहुत जगह कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल क्यू देखते हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा ये कि अगर हम इस पाथ फंक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें, तो ये पाथ फंक्शन भी स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। और ये चीज़ हम आगे चल के देखेंगे किस केस में, जब हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे तब वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाथ फंक्शन को स्टेट फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन की अगर बात करें तो इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये जो मैंने पहले बता दिया। और जो पाथ फंक्शन है वो बेसिकली दो है, हीट एंड वर्क। तो ये ध्यान रखना है कि क्यू और डब्ल्यू, ये दो क्या है, पाथ फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, अब स्टेट फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं या क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये बहुत ही मायने होता है। अब बहुत बार आपसे पूछ दिया जाता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूफ करो कि, ठीक है, तो देखो इस जो स्टेट फंक्शन है वो हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। इसका मतलब ये है कि आगे जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन पढ़ाने वाले हैं, और मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में हम थोड़ा सा देखेंगे कि कितनी बेसिक मैथ हमें ज़रूरत है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए। और वहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, और वहाँ पे हम समझेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। तो दो चीज़ें होती है, अगर एग्जैक्ट है तो इनएग्जैक्ट भी होगा। ठीक है, तो ये दोनों देखेंगे कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन इज जीरो। देखो इंटीग्रेशन आप ऐसे करते हो, अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन करना है तो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन करते हैं स्टेट फंक्शन का तो ये जीरो आता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन का जो स्टेट फंक्शन। अब साइक्लिक इंटीग्रेशन को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर ए टू बी जा रहे हैं और किसी भी सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो दूसरा जो इसका इंटीग्रेशन का पार्ट होगा वो बी टू ए होगा। साइकिल कैसे कंप्लीट होगी, अगर ए और बी दो स्टेट थे तो यहाँ ए से बी आए और फिर बी से ए आए। तो इंटीग्रेशन कहता है कि अगर इस केस में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये जीरो आएगा। इसको साइक्लिक इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कहता है कि जो स्टेट फंक्शन होंगे ये यूलर रेसिप्रोसिटी रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, यूलर रेसिप्रोसिटी रूल क्या है ये बात करेंगे हम आगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करते हैं और इसकी मदद से कैसे हम स्टेट फंक्शन को प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये आगे आपके सिलेबस में है। देखो स्टेट फंक्शन यूलर रेसिप्रोसिटी रूल को फॉलो करता है। अब यूलर रेसिप्रोसिटी रूल क्या है कि अगर कोई फंक्शन z है, इफ z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, z इक्वल्स टू z x कामा y, ऐसे भी लिखा हो तो एक ही बात है, यही चीज सेम लिखी है। ठीक है, इन दैट केस द एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ z कैन बी गिवन एज mdx प्लस ndy। अब देखो यूलर रेसिप्रोसिटी रूल बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे तो वहाँ पे ये फिर से आएगा। तो अभी आपको ये करना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डी जेड कैन बी रिटन एज, फर्स्ट डिफरेंशिएट डी जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वाई को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स प्लस डी जेड को डी वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे,
कांस्टेंट लेंगे x और यहाँ आ जाएगा dy। तो अब यहाँ पे देखो दो नोटेशन हमने यूज किया है, एक d और दूसरा डेल, जो ऐसे लिख रहे हैं करली में। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है और ये पार्शियल को। तो इन दोनों की बात हम डिफरेंशिएशन मतलब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी चीज को यहाँ पे m लिख दिया गया है, दिस इज एम डी एक्स, और इसको लिख दिया गया है एन डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट n है और ये वाला ब्रैकेट m है। अब यहाँ पे आप कंपेयर करो। ठीक है, अगेन कह रहा है कि ये पास वाला, ये ध्यान रखना है कि ये पास पास वालों को पास के साथ और दूर वालों को दूर के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगेन कह रहा है कि डिफरेंशिएट कर दो m को विद रिस्पेक्ट टू y और टेकिंग कांस्टेंट x। देखो m यहाँ पे है और y यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि डिफरेंशिएट कर दो n को विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने कहा था ना पास वाला, ये पास वाला पास वाले से और दूर वाला दूर वाले से, ये ध्यान रखना है। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे, अगर ये डिफरेंशिएशन करने के बाद दोनों क्वांटिटी इसकी वैल्यू अगर सेम है, तो वो फंक्शन जो जेड फंक्शन था, ये फंक्शन क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, सो दैट पी इज ए स्टेट फंक्शन फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रेशर को प्रूव करो कि ये स्टेट फंक्शन है आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस का इक्वेशन हमें पता है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये दिया है। यहाँ से हम प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, साइड चेंज करके दूसरी साइड कर देंगे। एन आर टी बाई वी इज द वैल्यू ऑफ पी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एन और आर दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि पी किस पे डिपेंड कर रहा है, टी और वी पे। मीन्स पी इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो पी का जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, ये ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया कि जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई, और हमने कहा कि इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म डी जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, डी जेड बाई डी एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, और यहाँ पे डी एक्स जो यहाँ पे लिया है वो यहाँ रहेगा, ध्यान रखना है, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स और डी वाई। सेम यहाँ भी हमने इसको इसी तरीके से लिखा है। ठीक है, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी, प्लस डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी डी वी। क्लियर, सबसे पहले लिखना सीख लेते हैं। हमने कहा कि इसको यूलर रेसिप्रोसिटी रूल के स्टैंडर्ड फार्मूले डी जेड इक्व टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करो। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ब्रैकेट एन है और ये ब्रैकेट एम है। ठीक है, एम की वैल्यू लिख दी, एन की वैल्यू लिख दी। अब डिफरेंशिएट करने के लिए पी की जो वैल्यू आपने निकाली थी एन आर टी बाई वी यहाँ पे रख दो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या, एन क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि मोल ऑफ गैस है, अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। प्लस वॉल्यूम यहाँ आपने कांस्टेंट लिया है, तो एन आर आई वी बाहर आ गया, बचा क्या यहाँ से, डेल टी बाई डेल टी। इसका मतलब इसकी तो वैल्यू 1 होती है, ये तो आपको पता होगा, डी एक्स बाई डी एक्स कितना होगा, 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। देखो नेक्स्ट एन की वैल्यू डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, यहाँ भी पी की वैल्यू रख देते हैं एन आर टी बाई वी कॉन्स्टेंट टी पे। टी अब कांस्टेंट है, बाहर चला आ जाएगा, आर एन ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इतने क्वांटिटी आपकी ब्रैकेट से बाहर आ गई, सॉरी डिफरेंशिएशन से बाहर आ गई। अब यहाँ पे क्या बचा, वी इनवर्स, इनवर्स भी बचा। ये हो गया, आपको ये तो पता ही होगा, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। वी इनवर्स का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो यह जाता है
माइनस का वन वी माइनस का वन माइनस का वन, तो आ जाएगा माइनस वी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/v²। सेम चीज यहाँ पे लिखा गया है, माइनस ऊपर है, 1/v² यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो सिंपल डिफरेंशिएशन है। ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में हम थोड़ा इसे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू m और n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, या फिर इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, m और n की जो वैल्यूज आई उसको डबल डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसको, तो डेल m बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट t और डेल m बाई डेल t एट कॉन्स्टेंट v, अगर 1 सेकेंड ये करेक्ट कर लेना, ये n होगा। ठीक है, अगर ये बराबर है तो हमारा जो फंक्शन है वो यूलर रेसिप्रोसिटी रूल को फॉलो करेगा, और वो फंक्शन क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहां से देखते हैं, डेल वी बाई डेल वी, सॉरी, डेल बाई डेल वी ऑफ एन आर बाई वी एम की वैल्यू आई थी, यहाँ पे ध्यान देना, माइनस NRT/v², ये एन की वैल्यू आई थी। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड को। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो टी कांस्टेंट है, लेकिन टी नहीं है यहाँ पे, एन आर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर चला जाएगा, एन आर बाहर आ गया। अगेन हमने बताया कि 1/v का जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन आता है माइनस का 1/v², मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे v बाहर चला जाएगा, एन आर बाहर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, dt/dt, और इसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ से आ गया माइनस का NR/v², यहाँ इसकी वैल्यू रख दो। देखते हैं दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम ये कहेंगे कि ये यूलर रेसिप्रोसिटी रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये यूलर रेसिप्रोसिटी रूल को फॉलो कर रहा है तो ये फंक्शन क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप वॉल्यूम, टेम्परेचर, गिब्स, ये इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इन सबको भी प्रूफ कर सकते हैं। ये आपको प्रूफ करना बहुत इजी होगा, तो आप इस पे ट्राई कर सकते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे कुछ और भी बताना चाहते हैं। जैसे कि हमने कहा पाथ फंक्शन, देखो जब पाथ फंक्शन की हम बात करें, तो पाथ फंक्शन, अगर ये स्टेट ए है, टीवी का है, ग्राफ हम खींच लेते हैं स्टेट ए और बी के लिए। ठीक है, अब अगर हम इस रास्ते से जब ए से बी तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो बेसिकली होगा क्या कि ये हर पॉइंट पे ये जो वैल्यू है ना, ये चेंज होगी बहुत। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे DW निकाल सकते हैं, ए से बी डायरेक्ट वर्क डन को नहीं निकाल सकते। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि हम इस तरीके का डेल सिंबल यूज करते हैं। देखो, हमने यूज किया सिंबल डी, स्मॉल डी, डेल, और नेक्स्ट सिंबल यूज करेंगे डेल्टा, और एक और डेल, इस तरीके का। ये जो यूज किया जाता है ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन के लिए, ये यूज किया जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए, ये यूज किया जाता है बिग चेंज के लिए, और ये स्मॉलेस्ट या फिर इनफाइनेट इनफाइनेटिसिमल चेंज के लिए, बहुत छोटे चेंज के लिए हम यूज करते हैं, स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, प्लस ये कहाँ पे यूज करते हैं, जो कोई फंक्शन हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है ना, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल वहां पे, तो ये आगे जब हम ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आपको पढ़ाएंगे तो वहां आपको इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आपको समझ में आएगा कि क्या है, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये क्यों यूज करते हैं। तो देखो, ये जो बार बार बुकों में DW लिख दिया जाता है ये रॉन्ग है, बेसिकली इसको इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर हम इस छोटे से पोर्शन के लिए डेल डब्ल्यू निकालते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट वर्क डन आता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो कि इस हर एक पाथ पे फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, हर एक पाथ पे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक, अगर हम यहाँ से कहते हैं ए से बी आइसोथर्मली
वर्क हो रहा है। अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तब तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, अगर नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते हो। ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन या फिर कह लो कि पाथ फंक्शन का, जो पाथ फंक्शन है उनका ड्रॉबैक है कि हम पाथ फंक्शन को एज इट इज नहीं निकाल सकते। कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन लगानी पड़ेगी। जैसे हमने वर्क निकालना है, वर्क और हीट, तो हम ये कहेंगे कि एडियाबैटिक वर्क, आइसोथर्मल। ठीक है, ऐसा कुछ कहना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग।